गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, सभी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे सभी बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप सभी के लिए, ठीक है? गुड इवनिंग। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो थोड़ा क्लास के एंड तक बने रहिएगा। कुछ चीजें बतानी है मुझे, ठीक है? तो चलिए क्लास स्टार्ट करें हम। आने दीजिए सभी को, 1 मिनट रुक जाते हैं हम, ठीक है? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आ गए सभी बच्चे? आ जाइए, आ जाइए। गुड इवनिंग। 1 मिनट, आ जाइए सभी, क्लास स्टार्ट करते हैं हम फिर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा फ्री प्लेटफॉर्म है। तो हम यहाँ पर यूपीएससी की फर्स्ट फर्स्ट फाउंडेशन बैच लेके आए हैं सभी के लिए फ्री में। आपको इसमें जीएस पढ़ाया जा रहा है, सीसैट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? उसके साथ उसके साथ आपका करंट अफेयर भी चल रहा है, ठीक है? तो 3 क्लास चल रही है। एक अनाउंसमेंट मैं ये क्लास के एंड में करने वाला हूँ, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? तो चलिए क्लास स्टार्ट कर दें हम, अब बच्चे आ गए। तो आज की क्लास हमारी यूपीएससी डेली करंट अफेयर क्लास 4 बाय सौरभ सर, ठीक है? तो हम आज जानेंगे कि हमारे आज के दिन में कौन कौन सी मेन इवेंट हुई है, उन चीजों के बारे में हमें जानना है अभी, जो हमारे एग्जाम रिलेटेड है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला करंट अफेयर हमारा है कि 16वें वित्त आयोग मीन्स फाइनेंस कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसका महत्वपूर्ण मिशन केंद्र सरकार की समेकित निधि से संसाधनों का हस्तांतरण निर्धारित करना है, ठीक है? उनका महत्वपूर्ण मिशन कौन सा है? जो केंद्र सरकार की समेकित निधि है, उसके संसाधनों से उनके संसाधनों का हस्तांतरण करना, ठीक है? यह उनका काम है। अभी आगे पढ़ेंगे हम उनके मुख्य विचार क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार 16वें वित्त आयोग ने समेकित निधि के हस्तांतरण पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करते हुए अपना काम शुरू कर दिया है, ठीक है? उन्होंने क्या किया है? 16वें वित्त आयोग ने जो संविधान का अनुच्छेद 280 है उसके अनुसार जो समेकित निधि के हस्तांतरण पर अब उन्होंने अपना प्राथमिक ध्यान केंद्रित कर दिया है, ठीक है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद से स्थानीय निकायों को संघीय प्रणाली से मान्यता प्राप्त हो गई है, ठीक है? जो 73 और 74वां संविधान संशोधन है उसके बाद से जो स्थानीय निकाय है उनको क्या हुआ? जो संघीय प्रणाली में पर्याप्त मान्यता प्राप्त हो गई है, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 283 बीबी और सी उपखंडक विशेष रूप से राज्य समेकित निधि को मजबूत करने के उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिससे स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता में वृद्धि हो सके। यह क्या करता है? जो संविधान का 280 अनुच्छेद है वह जो विशेष उपखंड है उसके रूप से राज्य समेकित निधि को मजबूत करने के उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिससे क्या होता है ना, जो स्थानीय निकाय है उनकी वित्तीय क्षमता में वृद्धि हो सके, ठीक है? अब वित्त आयोग के बारे में जानकारी करेंगे हम। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत यह स्थापित हुआ वित्त आयोग। इसका मुख्य भूमिका केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तथा राज्यों के बीच कर राजस्व के उचित वितरण की सिफारिश करना। वित्त आयोग का काम क्या है? इसमें उनकी मुख्य भूमिका यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच कर कर राजस्व के उचित वितरण की सिफारिश करना, यानी जो राज्य में कर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसकी सिफारिश करना ये इन्हीं का काम है, ठीक है, वित्त आयोग का। इसकी प्रमुख चुनौतियां जानेंगे हम। सबसे पहले शहरी चुनौतियां जानेंगे।
राष्ट्रीय विकास के इंजन के रूप में पहचाने जाने वाले शहरों को विशाल उनके विशाल योगदान के बावजूद महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जो इसमें क्या कह रहा है, जो राष्ट्रीय विकास के इंजन के रूप में पहचाने पहचाने जाने वाले जो शहर है, उनके विशाल योगदान के बावजूद उनको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अनुमान है कि वे भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 66% और सरकारी राजस्व का 90% उत्पन्न करते हैं। मतलब जो शहरी भाग है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो जीडीपी होती है हमारी भारत की, उसमें 66% तथा जो गवर्नमेंट टैक्स है उसका 90% ये उत्पन्न करते हैं। हालांकि बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने की उनकी क्षमता अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बाधित है। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले दशक में बुनियादी ढांचे के लिए $800 बिलियन की आवश्यकता होती है। विश्व बैंक है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, उसका अनुमान क्या है? उसका अनुमान यह है कि अगले दशक में, ठीक है, जो शहरी बुनियादी ढांचे के लिए कम से कम $840 बिलियन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब जानेंगे, हालांकि शहरों को वित्तीय हस्तांतरण अपर्याप्त है, जिससे नगर निगमों को राजकोषीय स्वास्थ्य, शहर की उत्पादकता और जीवन की समग्र गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। शहर भारत में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.5% तक शामिल है, सॉरी सीमित है। जो वित्तीय हस्तांतरण है शहर में, ठीक है, वो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.5% तक ही सीमित है। जो दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, फिलीपींस तथा ब्राजील और जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है। अंतर सरकारी हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे। अंतर सरकारी हस्तांतरण की पूर्वानुमानिता कमजोर समूहों के लिए निर्धारण तथा क्षैतिज इक्विटी के संबंध में समस्याएं बनी हुई है, जबकि आईजीटी यूएलबी के कुल राजस्व का लगभग 40% बना हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर के वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से यूएलबी के कर राजस्व में और कमी आई है, जिससे यूएलबी को समर्थन देने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आईजीटी को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जैसा कि 74वें संवैधानिक संशोधन में परिकल्पना की गई है। आगे जानेंगे, समानांतर एजेंसियों और जनगणना डेटा का प्रभाव। 13वें वित्त आयोग ने स्थानीय सरकारों को वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता पर समानांतर एजेंसियों के विघटनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निरंतर निर्भरता साक्ष्य आधारित योजना के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती है, विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की ओर जनसंख्या में महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हैं। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ेंगे 16वें वित्त आयोग की क्या सिफारिश है। ठीक है, संपत्ति कर और जवाबदेही को मजबूत करना। ठीक है, जो 16वां वित्त आयोग है, वो राज्य जीएसटी के साथ साथ संपत्ति कर संग्रह को मजबूत करने और निधि प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की समीक्षा करनी चाहिए। महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए संसाधन आवंटन आयोग को प्रदूषण नियंत्रण के लिए संसाधन आवंटित करना चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, तूफान बेरिल ने करिबियाई द्वीपों में भारी विनाश मचाया। अभी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा है करिबियाई द्वीप, ठीक है, तो वहां वहां पे जो तूफान बेरिल है उसने बहुत भारी विनाश मचाया है। समाचार के बारे में जानेंगे हम। तूफान बेरिल सबसे प्रारंभिक श्रेणी 4 तूफान है, ठीक है, जिसमें कम से कम 130 मील प्रति घंटे में 209 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती है। इस तूफान में, जो इस वर्ष अटलांटिक तूफान के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करता है, राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने कहा है, बेरिल पूर्व कैरिबियन में संभावित रूप से विनाशकारी श्रेणी 5 तूफान बन गया है। ठीक है, जो श्रेणी 5 है वो तूफान बन गया है। राष्ट्रीय तूफान केंद्र की सलाह में विंडफॉल द्वीप समूह में जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली हवाओं और तूफानी लहरों का पूर्वानुमान लगाया गया है। बेरिल सितंबर 4 में आए तूफान इवान के बाद विंडवार्ड द्वीप समूहों पर प्रभाव डालने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान है। सबसे जो 2004 में एक तूफान आया था इवान, उसके बाद जो विंडवार्ड द्वीप समूह है उस पर प्रभाव डालने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान होगा ये। उसके आगे हम पढ़ेंगे तूफान क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि तूफान क्या होता है। तूफान एक प्रकार का तूफान है जिसे हम उष्णकटिबंधीय
चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मैंने बताया था, ऊपर 23.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री, इक्वेटर से दोनों तरफ। ठीक है, तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में चक्रवात आता है तो उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। वे संगठित गरज के साथ कम दबाव वाली प्रणालियां है जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल पर बनाती है। वे गर्म समुद्री जल से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तूफान, टाइफून और चक्रवात सभी एक ही प्रकार के तूफान है। तूफान के नाम दिए, तूफान, टाइफून और चक्रवात सभी एक ही प्रकार के तूफान है। उत्तरी अटलांटिक और मध्य और पूर्व उत्तरी प्रशांत में इन तूफानों को तूफान कहा गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक घूर्णनशील निम्न दाब मौसम प्रणाली है जिसमें संगठित तूफान होते हैं, लेकिन कोई फ्रंट जो विभिन्न तत्वों वालों दो वायु द्रव्यमानों को अलग करने वाली सीमा होती है। हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम तब बताएंगे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि तूफान कैसे आते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमें आगे जलवायु पढ़ना है। अभी हम स्थल मंडल पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्थल मंडल और जल मंडल पढ़ रहे हैं। हमारी ज्योग्राफी में ये चीजें पढ़ रहे हैं हम। जब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ओशिनिया के बाद हम इसी पे आने वाले हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक घूर्णनशील निम्न दाब मौसम प्रणाली है जिसमें संगठित तूफान होते हैं, लेकिन कोई फ्रंट नहीं होता। व्यापारिक हवाएं तूफान को पश्चिम की ओर ढकेलती है। ठीक है, हम ये जानने वाले हैं व्यापारिक हवाएं क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मैंने आपको अफ्रीका के क्लास में बताया था कि निम्न हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको जो जो बताया है, ठीक है, जो उत्तर की हवाएं बताई है वही व्यापारिक हवाएं कहलाई जाती है। ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको आज की, सॉरी, कल की क्लास में बताने वाला हूं मैं। आज की तो क्लास हो चुकी है। तूफान को पश्चिम की ओर ढकेलती है, करीबी मैक्सिको की खाड़ी या अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट की ओर। ठीक है, व्यापारिक हवाएं तूफान को पश्चिम की ओर ढकेलती है। ठीक है, पश्चिम हमारा किधर साइड हो गया आपको पता है? हमारा सबसे ऊपर में नॉर्थ आता है, नीचे में साउथ, पश्चिम इधर साइड आता है। ठीक है, जिधर साइड हमारा अ, वो रॉकीज पर्वत है। ठीक है, उस साइड ढकेलती है। अब जानेंगे तूफान बनते कैसे। जब गर्म नरम जब गर्म नम हवा समुद्र की सतह से ऊपर उठती है तो यह नीचे कम वायुदाब का क्षेत्र बनाती है। ये भी हम अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि गर्म हवाएं कैसे ऊपर उठती है, नम हवाएं किस तरीके से वायुदाब बनाती है। ठीक है, तो जानेंगे हम आगे। जब गर्म नम हवा समुद्र की सतह से ऊपर उठती है तो यह नीचे कम वायुदाब का क्षेत्र बनाती है। आसपास के इलाकों से हवा इस जगह को भरने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और अंतः ऊपर उठती है जब यह गर्म और नम हो जाती है। तूफानों की विशेषताएं क्या है हम जानेंगे। जब ऐसे तूफानों में हवा की गति 74 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो उसे उस तूफान की श्रेणी में रखा जाता है। यह तूफान कम से कम 50,000 फीट ऊंचा और लगभग 125 मील चौड़ा होता है। तूफान की आंखें लगभग 5 से 30 मील चौड़ी होती है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है देखिए, 74 से 95 किलोमीटर। ठीक है, विंड स्पीड जो हवाओं की गति है, तो उसमें लैंडफॉल का डैमेज मिनिमम होगा। सेकंड क्या है, अगर 96 और 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड हवा चलती है तो उसका लैंडफॉल पे डैमेज कितना होगा, मॉडरेट लेवल का होगा। वही थर्ड में दिया है 111 से 129 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलती है, ठीक है, विंड हवा, तो एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, यही चार्ट दिया है, आप पढ़ लेंगे ना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तब। तो हम आगे जानेंगे थर्ड करंट अफेयर के बारे में। हमारा थर्ड करंट अफेयर क्या है, हमारा थर्ड करंट अफेयर है कि थाईलैंड, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, थाईलैंड क्या कर रहा है, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। ये मैंने आपको बोला था कि इन चीजों को याद रखना होता है, अभ्यास मैत्री वगैरह। ठीक है, हमने उसी के 2 दिन पहले इसी करंट अफेयर को देखा है, फिर ये करंट हमारा रिपीट हुआ है क्योंकि ये न्यूज में बना है। ठीक है, अभ्यास में 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रखंड में आयोजित किया गया है। ये चीजें याद रखनी है आपको, थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाची प्रखंड। ठीक है,
वाचिरा प्रकरण में आयोजित किया गया है, क्योंकि ये पूछा जाता है ऐसे। वाची प्रकरण में आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना के टुकड़े में 76 कार्मिक शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से लद्दाख स्काउट्स की एक बटालियन द्वारा किया जाता है। अभ्यास का महत्व जानेंगे हम कि इस अभ्यास का महत्व क्या है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत जंगल और शहरी वातावरण में संयुक्त उग्रवाद आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने में संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाएगा। ठीक है, इस अभ्यास का महत्व क्या है। ये जंगल और शहरी वातावरण में संयुक्त उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उसको अंजाम देने के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ावा देगा, इसलिए ये अभ्यास किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इससे दोनों पक्षों को संयुक्त अभियानों के संचालन के लिए रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद मिलेगी। इससे दोनों देशों के सैनिकों के बीच अंतर संचालनशीलता, सौहार्द और सहयोग बढ़ेगा। इसमें शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और सामरिक अभ्यास पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया जाएगा, इसमें जो शारीरिक फिटनेस होती है उस पर ध्यान दिया जाएगा, जो संयुक्त योजनाएं होती है उस पर ध्यान दिया जाएगा, जो सामरिक अभ्यास होते हैं मीन्स स्ट्रेटेजिक लेवल के, ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब हम चलेंगे आगे, सैन्य अभ्यास मैत्री के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। यह एक द्विपक्षीय अभ्यास है, ठीक है, जो दो देश मिलकर करते हैं, इसे द्विपक्षीय अभ्यास कहा जाता है, जो पहली बार 2006 में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच में शुरू हुआ था। मूल रूप से इसे थाई भारतीय सहयोग क्षेत्रीय अभ्यास कहा जाता है, लेकिन 2013 में इसका नाम बदलकर मैत्री कर दिया। ठीक है, याद रखना आपको, इसे 2013 में बदल दिया गया था। मैत्री और किसके रिलेटेड है, भारत और थाई के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसके रिलेटेड अभ्यास मैत्री का नाम दिया गया है। ठीक है, यद्यपि एक वार्षिक अभ्यास था, किंतु इसका अंतिम संस्करण सितंबर 2019 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2019 में कहा आयोजित किया गया था, यह मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम अभी, आपको ये पीपीटी को पढ़ना है। ठीक है, एक बार। अब नेक्स्ट करंट अफेयर जानेंगे हम। हाल ही में आरबीआई ने देशों की घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़कर निर्बाध सीमा पार लेन-देन की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस शामिल किया गया है। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट शामिल किया है, प्रोजेक्ट नेक्सस शामिल किया गया है, इसको ध्यान देना है आपको, प्रोजेक्ट नेक्सस। ओके, अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी अवधारणा और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। ठीक है, क्या है ये, एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसकी परिकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। इसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़कर सीमा पार भुगतान में सुधार करना। ठीक है, जो वैश्विक स्तर पर घरेलू लेवल के भुगतान प्रणाली है तो उनको क्या करना है, सीमा पार भुगतान में सुधार करना है। यह पहल भुगतान क्षेत्र में पहली बार बीआईएस इनोवेशन हब परियोजना है। ठीक है, बीआईएस इनोवेशन हब परियोजना है। यह प्लेटफॉर्म संभवतः 2 वर्षों में अर्थात 2026 में लाइव हो जाएगा। इसमें भारत की भागीदारी के बारे में जानेंगे हम। आरबीआई सीमा पार P2P मीन्स पर्सन टू पर्सन मीन्स व्यक्ति टू व्यक्ति, और P2M मीन्स पर्सन टू ट्रेड। ओके, मीन्स व्यक्ति व्यक्ति से व्यापारी तक। ओके, भुगतान के लिए भारत के यूपीआई यूपीआई को अन्य देशों को त्वरित भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए द्विपक्षीय सहयोग करता है। ठीक है, बहुपक्षीय दृष्टिकोण भारतीय भुगतान प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने के लिए आरबीआई के प्रयासों को अधिक समर्थन देगा। त्वरित भुगतान प्रणाली के लाभ जानेंगे हम, क्या लाभ है इसके। 70 से अधिक देशों में त्वरित भुगतान प्रणाली की व्यापक उपलब्धता के कारण घरेलू भुगतान की कुछ ही सेकंड में प्रेषक या प्राप्तकर्ता के लिए लगभग शून्य लागत पर संसाधित हो जाते हैं। बीआईएस के अनुसार इन आईपीएस को आपस में जोड़ने से अधिकांश मामले 60 सेकंड के भीतर प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सीमा पार भुगतान की सुविधा मिल सकती है। ठीक है,
उसके आगे जानेंगे हम इस प्लेटफॉर्म के फायदे क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आईपीएस के अंतर संबंधों को मानकीकृत करना है। प्रत्येक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक एक नए देश के लिए कस्टम कनेक्शन बनाते हैं। बनाने के स्थान पर ऑपरेटर नेक्सस प्लेटफॉर्म पर एकल कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण तीव्र भुगतान प्रणाली को नेटवर्क के भीतर अन्य सभी देशों तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो तीव्र भुगतान प्रणाली है उसके नेटवर्क को जो अन्य सभी देश है उन तक पहुंचाने में यह सक्षम बनाता है। प्रोजेक्ट नेक्सस संभावित रूप से त्वरित सीमा पार भुगतान के विस्तार में तेजी ला रहा है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, ये जो हमारी सीमा पार भुगतान है उसमें उसके विस्तार में तेजी से तेजी से यह ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब भागीदार देश कौन कौन से है, जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इसमें भागीदार देश कौन कौन से है उसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, भागीदार देश प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को संस्थापक सदस्यों के रूप में जोड़ना है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है, ये मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को संस्थापक देशों के रूप में जोड़ना है, जिसके लिए बीआईएस और इन देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा बेसल स्विट्जरलैंड में एक समझौते पर इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भविष्य में इंडोनेशिया को भी इस मंच से जुड़ने की योजना है। इस मंच में भविष्य के अतिरिक्त देशों को शामिल करने के लिए विस्तार की संभावना की गई है। भविष्य में क्या किया गया, जो अतिरिक्त देश है उनको भी इसमें शामिल करने की संभावना है। यह एक बड़े लेवल का मंच बनने वाला है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक हेग समझौते के माध्यम से 1930 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक जो है वो हेग समझौते के माध्यम से 1930 में स्थापित हुआ था। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से केंद्रीय बैंकों को केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की खोज का समर्थन करता है। इसका स्वामित्व है सदस्य देशों के भारतीय रिजर्व बैंक सहित 63 केंद्रीय बैंकों के पास है। इसका स्वामित्व किन किन देशों के पास है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके साथ 63 केंद्रीय बैंक है। ठीक है, उनके पास 63 केंद्रीय बैंक उनके पास है। इसमें इसे कभी कभी केंद्रीय बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बासेल स्विट्जरलैंड, पता है आपको, स्विट्जरलैंड के बासेल्स में। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे इसके बारे में जानेंगे हम। यूनाइटेड किंगडम के ओरन नोल्सन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने में मदद के लिए मस्तिष्क प्रत्यारोपण लगाया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने में मदद के लिए मस्तिष्क प्रत्यारोपण, या मस्तिष्क प्रत्यारोपण क्या है हम आगे जानेंगे। यह समाचार में क्यों है। ओरान नोल्सन को लोनेक्स लेनोक्स गैस्ट्रोस सिंड्रोम है। ठीक है, लेनोक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम है, जो एक मिर्गी का उपचार प्रतिरोधी है। ठीक है, इनको क्या है, ओरान नोल्सन को लोनेक्स लेनोक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम है, जो मिर्गी के एक उपचार प्रतिरोधी रूप है। प्रत्यारोपित डीप ब्रेन स्टिमुलेशन उपकरण जो मस्तिष्क में गहराई तक विद्युत संकेत भेजता है। नेल्सन नेल्सन के नेल्सन के दिन के समय होने वाले दौरे को 80% तक कम कर दिया। ठीक है, जो नेल्सन को दिन में 80% जो दौरे पड़ते थे उसको 80% तक कम कर दिया है। ठीक है, एक मिनट। ओरान नोल्सन को लेनोक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम है, जो मिर्गी के उपचार प्रतिरोधी रूप है। ठीक है, उपचार प्रतिरोधी रूप है। प्रत्यारोपित डीप ब्रेन स्टिमुलेशन उपकरण जो मस्तिष्क में गहराई तक विद्युत संकेत भेजता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा मस्तिष्क है उसमें गहराई तक विद्युत संकेत भेजता है। किस तरीके से भेजता है हम आगे डायग्राम भी देखेंगे उसकी। ठीक है, विद्युत संकेत भेजता है। उसने नेल्सन के दिन के समय में होने वाले 80% दौरे को कम कर दिया। ठीक है, जो यह स्टिमुलेशन है उपचार प्रतिरोधी उसने 80% तक कम कर दिया है। यह परीक्षण जिसे
चिल्ड्रन एडेप्टिव डीप ब्रेन स्टिमुलेशन फॉर एपिलेप्सी ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कैडेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चिल्ड्रंस एडेप्टिव डीप ब्रेन स्टिमुलेशन फॉर एपिलेप्सी ट्रायल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम के तीनों रोगियों को शामिल किया गया है। कैडेट के अगले चरण का उद्देश्य न्यूरोस्टिमुलेटर को मस्तिष्क की गतिविधियों में वास्तविक समय में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील बनाना है। इनका अगला चरण क्या है? जो न्यूरोस्टिमुलेटर है उसके मस्तिष्क की गतिविधियों में वास्तविक जो समय में होने वाले परिवर्तन है उसके प्रति संवेदनशील बनाना है, ताकि दौरे आने से पहले उन्हें रोका जा सके। अब ये मिर्गी क्या होती है हम जानेंगे। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बार बार दौरे पड़ते हैं और व्यक्ति को हाथ पैरों में झटके, अस्थायी भ्रम, एकटक देखने की स्थिति या मांसपेशियों में अकड़न का अनुभव होता है। यह मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधियों के कारण होता है। सिर में चोट, मस्तिष्क में ट्यूमर, मेनिजाइटिस जैसे कुछ संक्रमण, यहाँ तक कि अनुवांशिक कारण भी मिर्गी का कारण बन सकते हैं। ठीक है, मिर्गी के कारण क्या क्या हो सकते हैं? जो हमारा सिर में चोट है, मस्तिष्क में ट्यूमर है, मेनिजाइटिस है। ठीक है, ऐसे जो कुछ संक्रमण है जो यहाँ तक कि अनुवांशिक कारण भी मिर्गी के कारण बन सकते हैं। बाजार में अनेक एंटी सीजर दवाएं उपलब्ध है होने के बावजूद 30% रोगी उपचार के प्रतिरोधी बने हुए हैं। 2022 के लैसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में प्रति 1000 लोगों में से 3 से 11.9 यानी 12 लोग मिर्गी से पीड़ित है। ठीक है, यह उपकरण कैसे काम करता है? यह एक डिवाइस है यूके की कंपनी एम्बर थेरेप्यूटिक्स द्वारा बनाया गया पिकोस्टिम न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। यह डिवाइस कैसा है? यह डिवाइस यूके की कंपनी द्वारा बनाया गया है जिसे थेरेप्यूटिक्स, ओके, एम्बर थेरेप्यूटिक्स द्वारा बनाया गया पिकोस्टिम न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोस्टिमुलेटर असामान्य दौरे पैदा करने वाली संकेतों को बाधित या अवरुद्ध करने के लिए मस्तिष्क को लगातार विद्युत आवेग प्रदान करता है। इस उपकरण को शल्य चिकित्सा द्वारा नोल्सन की खोपड़ी में प्रत्यारोपित किया गया है। ठीक है, तथा स्क्रू का उपयोग करके इसकी स्थिर स्थिर बनाया गया। हम देखेंगे, देखिए आपको, ये जैसे ये नेल्सन है इसकी खोपड़ी में लगाया गया है और ये देखिए ये स्क्रू द्वारा इसे खोपड़ी में टाइट किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। डॉक्टर ने उसके मस्तिष्क में दो इलेक्ट्रोड डाले हैं जो कि वह थैलेमस तक नहीं पहुंच गए। ठीक है, जो कि वे थैलेमस तक नहीं पहुंच गए। सभी मोटर और संवेदी सूचनाओं के लिए एक रिले स्टेशन इलेक्ट्रोड के सिरों को न्यूरोस्टिमुलेटर से जोड़ा गया है। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रोड कॉन्ट्रैक्ट को, ये इन सब चीजों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, ये डीबीएस डिवाइस है। ठीक है, ये फनल में जोड़ा गया स्कल स्कल एंकर में। ठीक है, इसको स्क्रू से यहाँ टाइट किया गया, इस तरीके का वो डिवाइस है। आगे पढ़ेंगे हम। यह उपकरण एक डीबीएस का उपयोग करता है जिसका उपयोग पार्किंग्स और अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से जुड़े आंदोलन विकारों के लिए भी किया जाता है, जैसे आवश्यक कंपन, डिस्टोनिया उत्पन्न करने वाली स्थितियां जैसे कि मेइज सिंड्रोम, मिर्गी, टॉरेट सिंड्रोम, अनियंत्रित जुनून विकारी। ठीक है, इस टाइप की यह न्यूरोलॉजिकल स्थिति से जुड़े विकारों के लिए भी यह यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने आज के मेन का आज करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ा है? हमने हमने जाना है कि जो 16वें वित्त आयोग है उन्होंने समेकित निधि संसाधनों का हस्तांतरण निर्धारित करना शुरू कर दिया है। ठीक है, दूसरा हमने जाना है कि जो तूफान तूफान बेरिल है वो करीबिया द्वीपों में भारी विनाश कर रहा है। ठीक है, तीसरा हमने क्या जाना है? जो भारत और थाईलैंड का सैन्य अभ्यास है, अभ्यास मैत्री। तो थाईलैंड इसकी मेजबानी कर रहा है, ये 13वां संस्करण रहा है। ठीक है, इसको याद करना है आपको, मैं पीपीटी सेंड कर दूंगा अभी क्लास के बाद। उसके बाद हमने जाना है जो आरबीआई है उसने देशों की घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़कर जो सीमा पार लेन देन होती है उनको बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस लाया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा है? उसके बाद हमने देखा है जो हमारा यूनाइटेड किंगडम में ओरल नोल्सन ने जो मिर्गी के दौरे को उपचार के लिए एक उपकरण बनाया उसके बारे में यह करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर को आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको एक बार रिवाइज करना है। आपको बस सुनना होता है करंट अफेयर की मैं क्या क्या करंट अफेयर लेके आऊँ, क्या क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि ये डिवाइस किस तरीके से काम करता है, ये होता है। ठीक है, तो हमारे आज के करंट अफेयर यहाँ समाप्त होते हैं।
ठीक है। और मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी थी, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ उससे पहले आप मेरी एक बात सुनिए। हमारे नोट्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं अब अनाउंसमेंट करता हूँ। तो मैं बताना बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जैसे मुझे रिक्वेस्ट आई थी सभी की, कम से कम कुछ स्टूडेंट की तो आई थी, ठीक है, कि एनसीईआरटी की बैच चाहिए। तो अगर आपको एनसीईआरटी की बैच चाहिए, तो आप जो ग्रुप में जुड़े हुए हो, ठीक है, हमारे साथ, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, ठीक है, इन जो भी ग्रुप में जुड़े हो, अगर आपको एनसीईआरटी की बैच चाहिए, तो आप मुझे वहां मैसेज कीजिए कि सर हमें एनसीईआरटी की बैच चाहिए। आप एनसीईआरटी की बैच लाइए करके। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम मंडे से बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एनसीईआरटी की। अगर आपकी डिमांड नहीं होगी तो आपके लिए फिर यही 3 क्लास चलेंगी, ठीक है। तो अगर हो तो आप हमें सजेस्ट कीजिए, ठीक है, फिर आपकी 4 क्लास हो जाएगी। उसके लिए आप फिर रेडी भी रहिएगा 4 क्लास करने के लिए, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आप फिर वो क्लास करें ही ना, ठीक है। ये आपका एक ऐसा होना चाहिए कि जो भी हम क्लास लाए उसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे साथ, और एक मैं बात बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो कृपया पुरानी क्लास एक बार कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सीसेट की क्लास क्यों ना हो, हमारी फिर जीएस की क्लास क्यों ना हो, ठीक है। और आपको ज्यादा करंट अफेयर पे जोर नहीं देना है, जो हम आपको बता रहे हैं उन्हीं करंट अफेयर को पढ़े, ठीक है, फिलहाल में, ठीक है। हम आपको फिर कंपाइलेशन भी अवेलेबल करा देंगे। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो आप हमें बताइए कि सर हाँ, हमारे लिए एनसीईआरटी की बैच लेके आइए, ठीक है। और फिर वैसे मैं मंडे से संडे को आपको शेड्यूल दे दूंगा, ठीक है। हमारी बैचेस चलती है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को टेस्ट होती है और संडे को डाउट सेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारी 5 दिन क्लास चलेगी, एक दिन टेस्ट होगी और एक दिन हमारा डाउट सेशन होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और दूसरों को भी बताइए कि यहाँ फ्री क्लासेस चल रही है, ठीक है। जय हिंद।